थप्पड़ बनाने से कुछ हो नहीं गया। हम डेली बेसिस पे और बड़े से बड़ा लिबरल और बड़े से बड़ा समझदार और पढ़ा लिखा आदमी औरतों के साथ जाति कर रहा है। जब हम बड़े हो रहे थे तो मुझे थोड़ी पता था कि हम लोग फिल्म मेकर बन सकते हैं या वो कोई बिजनेस होता है, तो कभी वो हमारे लिए प्रोफेशनल ऑप्शन ही नहीं था। उसके बाद जब रावण में आपका इंटरेक्शन सुपरस्टार के साथ पिक्चर बनाने का, वो क्या था एक्सपीरियंस? आई वाज सो enamored by him that whatever he said sounded gospel truth to me, which should not happen. मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं मनोज पावा को, कुमुद मिश्रा मैं को बोलने वाला था, आपको उनकी आदत पड़ गई है। तो सेट पे नहीं होते तो मुझे इनसिक्योरिटी होने लगती है। रावण के बाद मैं खत्म हो गया था, मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता था इस शहर में। मैंने तुम बिन के बाद एक और फिल्म बनाई थी, वो डिजास्टर थी। उसके बाद कैश बनाई थी 10 के बाद, मैं राइट ऑफ हो गया था। मुझे लग रहा था शाहरुख रावण शुरू ही नहीं करेगा। वेरी वंडरफुल एक्ट्रेस एंड आई डोंट थिंक द बिजनेस हैज स्टिल डन जस्टिस टू हर। राजकुमार राव का कोई लेना देना नहीं था इस सीन से, वो भी मुझसे लड़ रहा था। तो मैंने कहा नहीं वो ज़्यादा हो रहा है ऐसे। फिर देखा बोले कि मैम इतना बड़ा शो है, उस पर क्यों नहीं कास्ट किया मुझे? तुम्हारी गलती है, ऑन कैमरा बता रहा हूँ। मैं तो कितनी बार बोला कृतिका को कास्ट करो। ये मैंने आयुष्मान के साथ जाती कर दी थी यार इस पिक्चर में। मैंने फिल्म के साथ ही जाती कर दी थी। जल्दी से उन्होंने अपना जैकेट वैकेट डाला, कहाँ से, यहाँ से, अच्छा ओके, और बोला। तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये नसीरुद्दीन शाह से बात कर रहे थे आप। ये बहुत खाने की शौकीन है, दिखती लगती बिल्कुल हाँ, नहीं पता है। नहीं कहाँ जाता है इसका खाना। ये इंतहाई आलसी लोग हैं सारे। अनुराग कश्यप तो आदमी अच्छा नहीं है। ये दोस्ती के बारे में बताओ। ये आदमी अच्छा नहीं है, ही इज़ नॉट अ गुड मैन। एक्टर्स खास तौर पे गलत चीज़ों पे मेहनत करते हैं। कविताएं पढ़ी है? नहीं। शायरी पढ़ी है? नहीं। साहित्य पढ़ा है? नहीं। राजनीति के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। लेकिन सर मैं एक्टर बहुत अच्छा हूँ, हो ही नहीं सकते। एक्टर्स आर नॉट डिवाइडिंग देयर डेज अप्रोप्रिएटली। उनका 80 से 95% टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढने में जा रहा है। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड सैमसंग गैलेक्सी बुक फॉर सीरीज प्रेजेंट द बॉम्बे ड्रीम विद मुकेश छाबड़ा। आज जो डायरेक्टर आपके सामने में लेकर आने वाला हूँ, एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं, जो कि इतनी सारी फिल्मों की भीड़ में अपनी फिल्मों का एक मुल्क बनाया। अपनी अच्छी अच्छी फिल्मों से लोगों के चेहरों पे बहुत अच्छा सा थप्पड़ मारा, जो उन्होंने हम सबको रिसेंटली हाईजैक करके अपने घर पे बिठा दिया। तो चलिए मिलते हैं अनुभव सिन्हा से। पहली बात तो सॉरी, आपको संडे में ये करवा रहा हूँ। हाँ, ये पाप किया है तुमने। जो पहले क्या करूँ, अगर ये पाप आपके साथ करना 3 बहुत फिल्में ज़रूरी है। फ्री में कर देना। या चलो डन, चलो 3 फिल्में। जो अगली बार जो चौथी फिल्म करूँगा, चारों को मिला के एक साथ पैसे दे देना। एक तो आपके इतने सारे बड़े इंटरेस्टिंग दोस्त हैं, लेकिन सबके बिगनिंग में आपका बहुत बड़ा हाथ है, ये मुझे पता लगा रिसेंटली। रेमो से बात हुआ लास्ट टाइम, ये सेड कि आप रेमो को लिफ्ट में मिले थे, बोले तो रेमो है ना, आजा मेरा गाना करने पहला। वो सब कहानियाँ कैसी थी जो शायद किसी को नहीं मालूम कि वो आप कैसे आपकी नज़र में लोग पड़ जाते हैं। उस समय मुझे लगता है कि म्यूज़िक वर्ल्ड का जो टाइम था, आपने ही म्यूज़िक वीडियोस को इस देश में इज्जत दी है। और भी 3-4 लोग थे, लेकिन आपके बारे में हम सब जानते थे। फिर टेलीविज़न में भी आपने बड़े अच्छे अच्छे शो किए। तो इतने सारी चीज़ों के बीच में टैलेंट कैसे ढूंढते हो आप? रेमो कहाँ से मिला? टैलेंट ढूंढा है इसको मैं अगर तुम्हारे मुकेश छाबड़ा के पर्सपेक्टिव से जवाब दूं, तो मुकेश छाबड़ा जो खुद टैलेंट ढूंढता है उसके पर्सपेक्टिव से बात करूं कि यार इसमें बहुत सारी सेरेंडिपिटी भी इन्वॉल्व होती है। कुछ सृष्टि की कुछ एक ऊर्जा होती है, 2 लोग सही कमरे में सही वक्त पे होते हैं, उनका अपना टैलेंट होता है, आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो मुझे लगता है एक तो ये कि आप ढूंढ रहे होते हैं कोई नया टैलेंट मुझे मिले, और दूसरा ये कि फिर वो ढूंढ रहा होता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, वो किधर और होता है। हाँ, करेक्ट। आप अपने ऑफिस में होते हैं, आप दोनों टकराएंगे और फिर सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। उसके पीछे सृष्टि की एनर्जी है मेरे ख्याल से। और बाकी तो वो चमकते थे ना, रेमो करता था ना डांस कोरियोग्राफ, मैं थोड़ी करता था। तो रेमो ने अपनी जगह बनाई ना, वो चांस की बात थी कि वो अपॉर्चुनिटी मेरे ज़रिए मिली उसको, और अब मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। और अब मेरी फिल्मों में गाने मतलब डांस वांस होता भी नहीं है, तो इसलिए भी काम नहीं हो पाया। अभी आपने बोला कि मेरी फिल्म में से गाने होते नहीं हैं, लेकिन एक ज़माना था आपकी फिल्मों के गाने ही गाने हिट होते थे। और सबसे ज़्यादा गाने आपकी फिल्मों के होते थे। जितने बड़े बड़े सॉन्ग हमको अभी याद है, चाहे वो चमक चलो हो, चाहे वो 10 के गाने हो, चाहे कैश के गाने हो, ये सब कैसे, मतलब ये उसके बाद कैसे एकदम डू यू मिस दोस सॉन्ग टाइम अपनी फिल्मों में गाने? नहीं यार, अब गाने नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे इस बात का दुख है। और अब जो लिख रहा हूँ स्क्रिप्टें, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गाने हों, क्योंकि मुझे गाने बनाने में मज़ा बड़ा आता है। और वही नहीं बना रहा, मैं ऐसा लग रहा है। वही नहीं बना रहा। और मुझे कंपोजर्स भी डांटते रहते हैं, मेरे दोस्त जो हैं, खासतौर पे विशाल शेखर, वो डांटते रहते हैं कि म्यूज़िक नहीं बनाते आप। तो अब आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फिल्मों में म्यूज़िक होगा। मेरे बनाए हुए गाने, मेरे चूज़ किए हुए गाने जिंदा हैं और वो रहेंगे।
तुम बिन के गाने भी ज़िंदा रहेंगे, और 10 के गाने भी, और छम्मक छल्लो के भी, और रावण के गाने भी याद रहेंगे लोगों को। कैश के जो मतलब वो कैश मंडे को फ्लॉप होके ख़त्म हो गई थी, और उसके गाने ज़िंदा रहते हैं। पिक्चर आपको जब कैश की बात हुई, रावण की बात हुई, उन फिल्म के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ ना, क्योंकि लोग हमेशा अभी आपको मुल्क, आर्टिकल, अब लोग भूल भी गए हैं। हाँ, अब किसी को बोलो कि अनुभव पिक्चर बना रहा है, तो उनके दिमाग में ऐसी इमेज आती है कि ऐसे कोई छोटी सी कुछ सीरियस पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल फिल्म कुछ बना रहा होगा। तो अगर अभी मैं किसी को बोलूँ कि नहीं मैं एक बड़ी सुपर हीरो फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, तो उनको हैरत हो जाएगी। फिर उनको शायद याद आएगा कि अच्छा इसने तो बनाई है सुपर हीरो फिल्म पहले, कुछ लोगों को याद भी नहीं है। तो मुल्क के पहले तक मेरा इंट्रोडक्शन था कि इसने रावण बनाई है, और अब मेरा इंट्रोडक्शन ये हो गया किसी ऐसे अजनबी आदमी से मिलाया जाता है तो कि इन्होंने रावण भी बनाई है। रावण भी बनाई है। हाँ, तो वो कहते हैं अच्छा रावण आपने बनाई है। और सीहॉक्स तक तो बात ही नहीं पहुंचती, जो मेरा पहला दूसरा टीवी शो था। तो सीहॉक्स तो किसी को बिल्कुल ही याद नहीं। नहीं, मुझे याद है। नहीं, मतलब तुम्हारे मतलब तुम मुझसे 40-50 साल छोटे हो, लेकिन तुम बाकी लोगों से थोड़े बड़े हो तो नहीं, लेकिन हाँ, वो रावण के बारे में रिसेंटली भी लोग बात करते हैं। अभी रिसेंटली वो सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि जो आप बात करते हैं सुपर हीरो फिल्म की या VFX की, उसमें भी आप मास्टर हो। आप किसी फिल्म स्कूल में नहीं गए, ये सब कैसे आपको है? मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। पता नहीं, टैलेंटेड होगा यार। हाँ, कोई स्कूलिंग नहीं यार, टीम करेक्ट चूज कीजिए और टीम पर भरोसा कीजिए। तो ऐसा मुझे कोई VFX करना तो नहीं आता, या मुझे एक्शन करना नहीं आता, या मुझे म्यूज़िक कंपोज करना नहीं आता। मजबूरी में लिखते लिखते लिखने लगा हूँ अब थोड़ा बहुत। तो लिखना आता है थोड़ा बहुत डायरेक्ट करना आता है, बाकी अच्छे एक्टर ले लेते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। थोड़ा बहुत ही बहुत है। अब वो पता नहीं, वो बाद में जब मैं रिटायर होऊंगा तब पता चलेगा। रिटायर में होऊंगा नहीं कभी, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम लोग लिखते रहना कि टैलेंटेड था इसको, काफ़ी कुछ आता था। उसके बाद जब रावण में आपका इंटरेक्शन सुपरस्टार के साथ पिक्चर बनाने का, वो क्या था एक्सपीरियंस रावण? वो बड़ा अच्छा भी है, और उसमें मुझसे कुछ कमियां भी रह गई। अभी मैं 2-4 दिन पहले शाहरुख से मिला था, तो मैं बोल रहा था, ऐसी रावण की कुछ बात निकली थी, तो मैंने कहा आई वॉज सो इनामर्ड बाई यू कि एक डायरेक्टर को एक एक्टर से इतना इनामर होना नहीं चाहिए। पर हम बनारस के थे, हमारी जवानी में संजय दत्त स्टार बना था, कुमार गौरव स्टार बना था, अजय देवगन वगैरह तो मेरे बम्बई आने के बाद स्टार बने। तो हमारे दिमाग में, मतलब मैं 10 भी जब बना रहा था तो संजू के साथ काम करते करते ऐसा लगता था कि मैं संजू को संजू बोलता था, अभी भी बोलता हूँ। तो और जब मुझे याद है मैं शायद 11th क्लास में था तो रॉकी आई थी। तो बट संजू इज़ दैट गाय हु अलाउज यू योर, आई मीन ही इज़ अ बड़ी गाय, ही इज़ द फर्स्ट कूल गाय ऑफ द बिजनेस। फिर शाहरुख खान मेरे सामने स्टार बना। मेरे शाहरुख मुझसे शायद 1-2-4 महीने आगे पीछे बॉम्बे आया था, तो और बना, और मैं भी उसका फ़ैन बना जब वो स्टार बन रहा था, और हम लोग शुरू कर रहे थे अपना कुछ काम करना। तो उसके शाहरुख साथ काम करने में जब मौका मिला, तो तब तक वो शाहरुख खान बहुत बड़ा शाहरुख खान था वो। तो एक तो ये हमेशा तमन्ना थी कि पता नहीं कौन लोग होते हैं जो शाहरुख खान के साथ काम कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे को तो पता ही नहीं होता था। जब हमारा स्ट्रगल का फेज़ था, जब हम फिल्म बनाते तो मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो अगर किसी हीरो से मिलना होता था तो सेट पे जाना पड़ता था, वो सेट पे घुसने को नहीं मिलता था। तो इस किस्म की स्ट्रगल होती थी। तो उस दौर में आपको पता ही नहीं होता था कि शाहरुख खान के साथ कैसे काम किया जाता है। तो हमने, तब तक मोबाइल आ गए थे, तो हमने मैसेज कर दिया कि मेरे पास एक कहानी है जो आपके बिना नहीं बन सकती। तभी 10 आई थी, तो शाहरुख को शायद कुछ अच्छा लगा होगा, या देखी थी, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैंने पूछा नहीं कभी। तो उसका जवाब आ गया, उसने मीटिंग दे दी, मैंने मीटिंग दी, उसने कहा चलो बनाते हैं। तो इतनी आसानी से वो हो गया था। और इतना बड़ा डिसीजन? हाँ, इतना बड़ा डिसीजन बना। तुझे उसने मुझसे पूछा कि व्हेन डू यू वांट टू मेक इट, तो मैंने कहा इफ़ यू से यस टुडे देन मे बी 2 years लेटर, बिकॉज आई नीड टू प्रिपेयर दिस, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड अपेरेंटली दैट इम्प्रेस्ड हिम कि ये आदमी घोड़े पे बैठ के नहीं आया। फिर वो शुरू हुई, और मतलब उसके साथ काम करने के इतने कमाल के फ़ायदे, एक्सपीरियंसेस हैं। ये फ़ोन करके बोल दिया एकॉन चाहिए, तो उसने कहा डन। मैं पूछा ही नहीं क्यों चाहिए, कैसे लाऊं मैं, कहाँ से लाऊं एकॉन। उसने कहा एकॉन हिंदी गाएगा, तो मैंने कहा हाँ। तो बोला अच्छा मैं देखता हूँ यार।
बस मैं विशाल शेखर गाना बना रहे थे, गाना बन गया, बड़ा अच्छा लगा हमको। हमने कहा एक कौन गाएगा तो मज़ा आ जाएगा, तो उसको फ़ोन कर दिया एक कौन चाहिए। फिर एक दिन हम लोग न्यूयॉर्क में थे, तो फ्लाइट के लिए जाना था, तो शाहरुख ने बोला कि अनुभव थोड़ा जल्दी निकलेंगे यार, रास्ते में थोड़ा काम है। तो मैंने पूछा नहीं क्या काम है, तो हम लोग निकले एयरपोर्ट के लिए। रास्ते में फिर टाइम स्क्वायर पे एक होटल है, डब्ल्यू होटल, तो वहाँ पे गए, और उसके फिर टॉप फ्लोर पे नाइट क्लब था, पता नहीं अब है कि नहीं। तो वहाँ गए तो वहाँ एकॉन बैठा हुआ था, और मुझसे बिग मैन कह के बात कर रहा था। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो ये सब फ़ायदे हैं शाहरुख के साथ काम करने के। और मेरे साथ जो नुकसान था वो ये था कि आई वॉज सो इनामर्ड बाय हिम दैट वट एवर ही सेड साउंडेड द गॉस्पेल ट्रूथ टू मी, विच शुड नॉट हैपन, बट दैट्स नॉट हिज फॉल्ट, दैट्स माई फॉल्ट। इंटरेस्टिंग, वेरी। अनुभव सर, अभी जो मैं करने वाला हूँ वो मेरा फेवरेट सेगमेंट है, जिसका नाम है बियॉन्ड द बुक। क्योंकि मैं आपको बहुत सारे ऑडिशन दिखाने वाला हूँ। अपने गैलेक्सी बुक 4 से मैं यहाँ प्ले करूँगा, और सेकंड स्क्रीन पे आप वहाँ देख सकते हैं। ऑडिशन दिखाओगे? हाँ, तो मैं यहाँ प्ले करूँगा, सेकंड स्क्रीन में आपको वहाँ पे दिखेगा। अच्छा चलिए तो चलते। बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के लगता था कि इंडिया तुम्हारी छोटी सी दुनिया की तरह सिंपल है, कंफर्टेबल नहीं है भैंचो, अनकंफर्टेबल, इनकन्वीनियंट है इंडिया, पर इनक्रेडिबल है। और ये जिस प्रिविलेज के हिल टॉप पे बैठ के तुम्हें कंट्री साइड इंडिया ब्यूटीफुल लग रहा है ना, उस हिल के नीचे एक रियलिटी की जमीन है, जिसके ऊपर तुम्हारा हिल है, जिस पे तुम अपना बम टिका के बैठे हो। ये सीन ना मैंने शूटिंग के टाइम आधा कर दिया था, मुझे लगा बहुत स्पीच हो रही है, तो सबको बहुत पसंद था। जी बहुत। जिनका कोई लेना देना नहीं था इस सीन से, राजकुमार राव का कोई लेना देना नहीं था इस सीन से, वो भी मुझसे लड़ रहा था कि सर ये क्यों काट दिया डायलॉग आपने। तो मैंने कहा नहीं वो ज़्यादा हो रहा है ऐसा का। तो सबने छोड़ दिया कि ठीक है, सबको डायलॉग अच्छे लगते थे। फिर जब शॉर्ट वर्ड लग गया तो मैडम आई कृतिका कि सर क्यों काट दिया सीन आपने, इतने अच्छे डायलॉग, और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरे हैं, अच्छे हैं डायलॉग। तो पीछे से राजकुमार राव भी आ गए, सब आ गए, असिस्टेंट सब आ गए, सर बड़ी अच्छी लाइन है। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम पूरा कर दो और मैं देखूंगा एडिट में कितना रखूँ। तो उसको पूरा याद था, उसने पट करके पूरा कर दिया। फिर मैंने एडिटर को कुछ बोला नहीं, एडिटर ने पूरा का पूरा रख दिया। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मनोज पावा कर लेते हैं मेरे साथ ऐसा, उनका मैंने कोई डायलॉग चेंज कर दिया तो वो मैं बोलूँगा ही नहीं वाली लाइन, मैं यही बोलूँगा। तो गुंडागर्दी होती है। कृतिका बोली कि मैं इतना बड़ा शो है उस पर क्यों नहीं कास्ट किया मुझे। तुम्हारी गलती है, ऑन कैमरा बता रहा हूँ, मैं तो कितनी बार बोला कृतिका को कास्ट करो। देखा मेरे पे डाल दिया आपने। चलते ही मतलब मेरा। ग्रेट। एक और आपको ऑडिशन दिखाता हूँ। सरकार ने कहा है कि भारत ऐसे वैश्याओं कदमों के सामने न झुकेगा न डरेगा। चलिए कैप्टन साहब, अपने अल्लाह को याद कर लीजिए। अब हम ज़्यादा देर के मेहमान नहीं हैं। हमें दहशतगर्द बोलते हो। दहशतगर्द हम नहीं, तुम्हारी सरकार है जो बरसों से कश्मीरियों पे अपने बेतहाशा जुल्म कर रही है। जिनको मैंने सिर्फ इस ऑडिशन के लिए, मैं आई हैड नेवर मेट हिम बिफोर, कपिल के शो पे मिला होऊंगा शायद एक आध बार, हाँ। लेकिन ऐसे 1-on-1 कभी नहीं मिला था। मुझे सिर्फ इसलिए इतना पसंद आया कि ये आदमी टेररिस्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, सीन कर रहा था अपना। मुझे बाद में पता चला कि इनके करियर की शुरुआत एज एन एक्टर है। करेक्ट। हाँ, उसके बाद कॉमेडी है, एंड ही डिड सच अ गुड जॉब। सब लोग ऐसा लिखते हैं कि कॉमेडियन है, ऐसा हाँ। कुछ है, लेकिन जो उनने किया अपने लिए तो वर्क किया वो बहुत। नहीं, लोगों की गलती नहीं है। आप अब वही वाली बात है ना कि एक्टर भी तो कंफर्ट ढूंढता है ना, तो आप जिंदगी के कंफर्ट जिंदगी के सबसे बड़े विलन होते हैं। वो जंजीरें होती हैं, बांध लेते हैं, अरे करते रहो ना यार, चल रहा है ना। तो अगर आपके मन में उसके विपरीत कोई दिशा है तो जितनी जल्दी निकल पड़ेंगे उतना अच्छा है, वरना एक दिन तो मुड़ के देखेंगे ना, आप बोलेंगे कि यार ये तो मैं करना ही नहीं चाहता था, मैं तो कुछ और करना चाहता था, तो किया क्यों नहीं। करेक्ट। तो सबसे पहली बात तो ये कि किसी शाम
समंदर के किनारे एक ऐसा कोना ढूंढो जहां कोई ना हो और दूर खड़े होकर देखो कि मुझे क्या चाहिए। लोग अपनी खुशी को ही डिफाइन नहीं करते कि व्हाट दे वांट। हाँ, कि मेरी खुशी क्या है। वो दूसरों की खुशी से अपनी खुशी की परिभाषा तैयार करते हैं कि गुच्ची के जूते उसने पहने हैं तो वो मेरे को भी गुच्ची के जूते चाहिए। तेरे एम्बिशन में था क्या कभी जब तू निकला था अपने घर से? नहीं था, तो क्यों खरीदने गुच्ची के जूते? तेरे एम्बिशन क्या है वो तो पता कर अपने आप से, तेरी मंशा क्या है। और एक बार वो मंशा मिल गई तो बस फिर काम आसान है, फिर खुशी आसान है। अगर पता तो हो कि आलू खरीदने निकला हूं, अंदर गए बाहर गए मार्केट में देखा तो मुकेश छाबड़ा भिंडी खरीद रहा था, तिग्मांशु धूलिया गोभी खरीद रहा था, अनुभव सिन्हा लौकी खरीद रहा था, तो बोले क्या खरीदूं यार, भूल ही गया आलू खरीदने निकला था। एक जो ऑडिशन है जो मुझे सरप्राइज लगता है, जो आपको भी सरप्राइज लगता है, वो हाँ है यार, तुमने क्या जासूस देखे हैं? कभी आओ आजमगढ़। हमने तो आजमगढ़ के सारे जासूस हॉलीवुड की फिल्मों में देखे हैं। वेरी गुड बॉय। हाथ में बर्गर नहीं तो कॉफी। और जब अपना नंबर लगा रॉ के डेपुटेशन में तो 3-4 दिन प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमको अमेरिका ना भेजे, हमको यूरोप ज्यादा पसंद था। ये भी एक सरप्राइज कास्टिंग थी। हाँ ये मुझे याद है, हम लोग बहुत परेशान थे कि किसको कास्ट करेंगे इसमें। हाँ शुरू में लग रहा था कि एक सीन होगा सिर्फ, फिर वो बढ़ता ही चला गया बढ़ता ही चला गया। तब तुमने और मैंने स्क्विड गेम नहीं देखा था, मैं भी मुझे इस चक्कर में देखना पड़ा। ये भी अचानक कभी कभी मुझे भी लगता है कि कास्टिंग में ना कभी कभी कुछ ऐसा मिल जाता इसी है। बात के तो पैसे हैं तुम्हारे जो मैं नहीं दूंगा अब अगली 3 पिक्चरों के। मैं आपके साथ बिना पैसों के लाइफ लॉन्ग काम करता था, ओके टेंशन डन। मत लो। ये प्लीज मैं कैमरा पे एक क्लिप आपको दे दूंगा, कोई हाँ। टेंशन नहीं है, तुम दोगे, मैं डाल दूंगा उस पे इंस्टाग्राम पे। आप डाल दीजिए। पर एक शर्त है कि मैं ही करूंगा लाइफ लॉन्ग फिर। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर मुझे तो वैसे ही गुलाम पसंद है जिनको पैसे नहीं देना पड़े। डील हो गया। हाँ। चलो, आप तब की फिल्में और अब की फिल्में अब कैसे अब स्क्रिप्ट कैसे चुनते हो? क्योंकि थप्पड़ ने एक अलग से वॉइस शुरू किया, लोग एकदम बदल गए, मुल्क ने एक नया सिनेमा शुरू किया, वो सब चेंज आपके कैसे आया? खुद आया, किसी ने बोला? कैसे? बालिग हो गया यार मैं। अभी उस दिन किसी का फ़ोन आया था, किसी एक्टर का, तो उसने मुझे पूछा है इसके आसपास का कुछ सवाल कि तू तो इम्प्रूव हो रहा है। तो मैंने कहा बालिग हो गया ना, मैं 2000 में पिक्चर बनानी शुरू की तो मुल्क आई 18 में, तो बालिग हो गया मैं। जब हम बड़े हो रहे थे, जब मैं 12, 13, 14, 15 साल का था, तो मुझे थोड़ी पता था कि हम लोग फिल्म मेकर बन सकते हैं या वो कोई बिजनेस होता है। वो तो राज कपूर साहब के यहाँ लोग बनते हैं हाँ। या देवानंद के यहाँ बनते हैं। हम लोग थोड़ी फिल्म मेकर बनते दूसरी दुनिया लगती थी। हैं। हाँ वो अलग है, लोग हैं वो कहीं और से आए हैं। तो कभी वो हमारे लिए प्रोफेशनल ऑप्शन ही नहीं था। फिर वहाँ से आप बनारस से उठे या फिर आप अलीगढ़ पढ़ने चले गए इंजीनियरिंग करने के लिए। वो सब करकुरा के अचानक एक क्रांतिकारी दिमाग ने 1 साल नौकरी करने के बाद बोला कि नहीं ये नहीं करना है, मज़ा नहीं आ रहा, तो नौकरी छोड़ दी। फिर 1 साल भटकता रहा दिल्ली में। तो जब भी मैं खाना खाता हूँ कि वहाँ खाने का बिल देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं दिल्ली में भूखा बहुत रहा हूँ। अच्छा। मेरे पास ऐसे 2-2 दिन खाना खाने के पैसे नहीं होते थे। मंडी हाउस से लोधी कॉलोनी पैदल जाता था, आता था। कितने किलोमीटर होगा? 4-5 किलोमीटर तो ज़्यादा ही होगा, 6 ज़्यादा होगा ना। हाँ, तो कोई काम था नहीं अपने पास, अपने को पता नहीं था क्या करना है ज़िंदगी में। बस मिलते थे। इंजीनियरिंग नहीं करनी है वो पता था, तो नौकरी छोड़ दी। घर पे बताया नहीं था, बाप से पैसे भी नहीं मांग सकते थे, उनके हिसाब से तो मुझे पगार मिल रही थी। करेक्ट। किराया नहीं दिया बरसाती का, लोधी कॉलोनी बरसाती में रहता था, किराया नहीं दिया, धक्के खाते रहे हमेशा। फिर आप यहाँ आए, फिर आपको जल्दी से, चूंकि मैं पढ़ा लिखा था, मतलब साहित्य और राजनीति बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, लेकिन पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, तो वो मेरी पर्सनैलिटी में रहा होगा। तो असिस्टेंट का जॉब मुझे आसानी से मिल गया, तो वो मैं करता रहा। तो ये मेरे लिए प्रोफेशन था। अच्छा, जब मैं असिस्टेंट में ऐसी जगह पहुंच गया था, मैं असिस्टेंट बनते ही ये हो गया था कि मैं इन डिमांड असिस्टेंट था। तो सब लोग बोलते थे कि असिस्टेंट अनुभव बहुत अच्छा है। उस जमाने में एक नया सितारा उभर रहा था, उसका नाम था संजय गुप्ता। तो हमको लगा ऐसे संजय गुप्ता बनना है, ऐसा अपने बारे में बात होनी चाहिए। तो पता नहीं गुप्ता को मैंने कभी ये बोला है कि नहीं बोला है, अब पता लग जाएगा। हाँ। तो फिर संजय गुप्ता की पहली फिल्म, उससे फिर मेरी पहचान भी हो गई थी, मुझे याद नहीं कैसे। गुप्ता की तरह बड़ी फिल्में बनानी है, ऐसा अपना ड्रीम था। लोग चश्मे वश्मे लगा के, स्टाइलिश। स्टाइल।
तो गुप्ता वॉज द एस्पिरेशन, बट पिक्चर मिली तुम बिन बनाने को पहले, तो अब जो मिलती है वो आप बना देते हैं, आपने बना दी। वो बनने के बाद मुझे दत्त साहब संजू के थ्रू मैसेज आया किसी का, संजू का मैसेज आया किसी के थ्रू कि वो मिलना चाहता है, तो मैं मिला, फिर 10 की कहानी सुनाई, फिर 10 बन गई। तो हमने भी संजय गुप्ता ऐसी कूल फिल्म बना दी है। 10 बनाते बनाते दिमाग में रावण का आइडिया आया, तो शाहरुख खान को मैसेज किया वो वाला, तो शाहरुख खान ने कहा चलो पिक्चर करते हैं। ये मेरे लिए प्रोफेशन था, ये मेरे लिए करियर था। उसके बाद में ख़त्म हो गया, रावण के बाद में ख़त्म हो गया था। मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता था इस शहर में। रावण आज के जो यंगस्टर्स होंगे उनको लगता है हिट पिक्चर है, पर इनको पता नहीं होगा कि इस 2011 में जब रिलीज़ हुई थी तो 100-150 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था, लेकिन बहुत बुराई हुई थी मेरी, इसको काम ही नहीं आता। तो इस शहर में कोई भी मेरा फ़ोन नहीं उठाता था, न मेरे पास कोई काम था और न कोई मेरा फ़ोन उठाता था। और ये पूरा सिलसिला चला है 5-6 साल। तो मैंने कंपनी खोली, फिर मैं प्रोड्यूस करने लग गया, फिर मैंने वार्निंग, गुलाब गैंग, वो सब फिल्में प्रोड्यूस करी। तो मैं चाहता तो वो फिल्में डायरेक्ट भी कर सकता था स्क्रिप्ट खरीद के, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं डायरेक्टर हूँ ही नहीं, शायद मैं शायद प्रोड्यूसर हूँ। हाँ, मतलब वो एक्चुअली मैंने ऑफिस में बोलना शुरू कर दिया था कि शायद मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। एक तो वो चूँकि 10 इतनी बड़ी, अपना रावण इतनी बड़ी थी कि उसका शोर भी इतना था, शाहरुख ने उसका प्रमोशन भी अलग लेवल पे किया था। कब मतलब शाहरुख ने जब प्रमोशन किया था तो मैं शाहरुख को बोलता था सर थोड़ा सा काम कम कर दो, नहीं तो लोगों को लगेगा और शाहरुख पर्दे पे से निकल के आएगा, वो होगा नहीं। तो जब प्री रिलीज नॉइज़ इतना था और फिल्म लोगों को उतनी अच्छी नहीं लगी, तो फिर पोस्ट रिलीज नॉइज़ उससे ज़्यादा हुआ। मतलब देयर वर रियली विशियस एंड मैलिशियस कैंपेन्स दैट ब्रोक माई हार्ट एंड माई बैक। एक सवाल मुझे ना, और जैसे आपने ना बोला कि रावण के बाद आप एकदम पीछे चले गए थे फ़ोन, जो आप अपने आप को वापस उठाते कैसे हैं? कि बहुत सारे एक्टर जो देखते हैं ना, वो एकदम लो हो जाते हैं, चले जाते हैं शहर छोड़ के, इतना चले जाते हैं, वो उनको ये पता लगे कि कैसे यू पुल अप योर सेल्फ अप एंड देन कम टू दिस लेवल एंड देन मेक फ्यू मोर फिल्म ऑल हिट्स। यार मुझे प्रोसेस आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, हाउ टू आर्टिकुलेट, क्योंकि वो सुनेंगे कोई, मैं इतने मेरे को मोस्टली एक्टर नहीं, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं 3 बार राइट ऑफ हो चुका हूँ। मैंने तुम बिन के बाद एक और फिल्म बनाई थी, वो डिज़ास्टर थी, उसके बाद मैं राइट ऑफ हो गया था। उसके बाद कैश बनाई थी 10 के बाद, मैं राइट ऑफ हो गया था। मुझे लग रहा था शाहरुख रावण शुरू ही नहीं करेगा। इट वॉज काइंड ऑफ हिम दैट ही स्टिल मेड दैट फिल्म। तो कैश के बाद भी राइट ऑफ हो गया था, रावण के बाद राइट ऑफ हो गया था। बट मैं कभी, आप मुझे डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं पाएंगे। 2 चीज़ें शुरू करता हूँ, एक तो ना मैं वर्कआउट करना शुरू कर देता हूँ। मैं वर्कआउट 2 वजह से करता हूँ। तो उस समय सिगरेट पीता था, अब तो मैं नहीं पीता। एक तो ये कि मेरी हेल्थ ठीक रहनी चाहिए। फिर मुझे बाद में पता ये चला कि वर्कआउट करने से डोपामिन रिलीज होता है, एक हार्मोन है जो आपको खुशी देता है। जब मैं बुरा वक्त चल रहा होता है, उस वक्त मैं सबसे ज़्यादा वर्कआउट कर रहा होता हूँ, जबकि लोग उल्टा करते हैं। जब वक्त बुरा चल रहा होता है तो खा रहे होते हैं और दारू पी रहे होते हैं, मैं उसका एकदम उल्टा कर रहा होता हूँ। तो ये एक चाबी है जो आपने खुद डिस्कवर किया। हाँ, मैं वर्कआउट करने जाता था कि मुझे हार्ट अटैक नहीं हो जाए, क्योंकि मैं स्ट्रेस में हूँ। तो मुझे हार्ट अटैक नहीं हो जाए, मुझे वो हार्ट अटैक का आइडिया मुझे पसंद नहीं है कि मतलब ये इट्स नॉट अ गुड आइडिया ना टू गेट अ हार्ट अटैक। तो स्ट्रेस में सुना है कि हार्ट अटैक हो जाता है। तो अब मैं स्ट्रेस में हूँ, मेरी लास्ट पिक्चर फ्लॉप है, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो लोग जिनको, मतलब मुकेश छाबड़ा मेरा फ़ोन नहीं उठाया मान लो किसी एक पिक्चर के बाद, तो मेरे ऐसा फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है, फ़ोन तो हंसल ने भी नहीं उठाया कल और वापस भी नहीं किया, लेकिन बिजी होगा। अगर मैं मुकेश को फ़ोन करूँ, मान लो मेरी एक फिल्म फ्लॉप हो जाए, मैं मुकेश को फ़ोन करूँ, मुकेश फ़ोन नहीं उठाए और उसके बाद 3 दिन तक उसका फ़ोन वापस ही नहीं आया, एक्चुअली नहीं ही आए फ़ोन वापस, तो बड़ा हर्टफुल हो जाता है। तो उससे स्ट्रेस होता है, आपका बिलीफ अपने अंदर कम होने लगता है। तो मैं हार्ट अटैक प्रिवेंशन एक्ट में जिम चला जाता हूँ। तो अब जाके डिस्कवर हुआ है कि वो जिम से एक्चुअली फ़ायदा एक तो सेहत का होता ही है, दूसरा वो एक कुछ ऐसे डोपामिन अकेला नहीं है, कुछ और चीज़ें रिलीज होती हैं करेक्ट, हाँ। दैट मेक यू फील गुड। और दूसरा ये कि मैं लग जाता हूँ, वो जैसा मैंने पहले कहा, वो मेरा एसेट है बहुत बड़ा, कि मुझे मालूम है कि मैं मेहनत करूँगा तो हो जाएगा।
बार 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 हाँ ये मतलब, और ये मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए सही है। एक्टर्स खास तौर पे गलत चीज़ों पे मेहनत करते हैं बम्बई शहर में। किस पे मेहनत करनी चाहिए आपको लगता है? क्या वजह वो देखेंगे कि आपने यार बताया मैं कि बोल 3 बोल बार के आई, थक गया, वो फेसबुक के ऊपर खून पी जाते हैं कि आपसे कैसे मिलें, क्यों मिलना है मुझसे। आप गाड़ी में बैठने जा रहे हैं ऑफिस से निकल के, उधर 3 एक्टर खड़े हैं, हेलो सर माय नेम इज़ मुकेश छाबड़ा सर, आई एम अ वेरी गुड एक्टर सर। तो अभी क्या करूँ, गाड़ी में बैठ रहा हूँ, एक मीटिंग से निकल के दूसरी मीटिंग में जा रहा हूँ या घर जा रहा हूँ, तो अभी तुम मुझे सामने देख के बताएगा मेरा नाम मुकेश छाबड़ा है, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, तो मैं क्या कर लूँगा तेरा? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकता ना। अरे हाँ यार, तो सम पीपल आर नाइस टू देम, सम पीपल आर नॉट नाइस टू देम। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कितना भी थका हूँ, कितना भी परेशान हूँ, आई ट्रीट देम विद नाइसनेस एंड समटाइम्स दे हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट इट। बोले लोग तो शीशा भी नीचे नहीं करते सर। तो मैंने कहा होंगे यार, परेशान होंगे, हर आदमी की अपनी परेशानी, सबके अपना मूड होता है दिन का। सफल आदमी की अपनी परेशानियाँ होती हैं यार। शाहरुख खान की अपनी परेशानियाँ होती हैं, करेक्ट। और फेलियर आदमी की भी अपनी परेशानियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि सफल आदमी सारे टाइम डोपामिन की ड्रिंक पीता हुआ घूमता रहता है, ऐसा नहीं होता है। हर आदमी परेशान। तो मैं एक्टरों से कहता हूँ कि भाई देखो, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है, जिसमें आप अपना अच्छा काम मिले तो मतलब लोग बोले क्या बात है, ये कौन है, और वो अपॉर्चुनिटी के लिए आप घूमते रहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए, बिकॉज आप बिलीव करते हैं कि आप दुनिया के बेस्ट एक्टर हैं। पर दुनिया का बेस्ट एक्टर कोई होता नहीं है। मतलब नसीर भाई क्या बोल सकते हैं कि मैं दुनिया का बेस्ट एक्टर हूँ? नहीं बोल सकते। नहीं बोल। हमारे ट्रेजर है, नेशनल ट्रेजर है। ये मेरे ख्याल से बात ही बेमानी है कि मैं दुनिया का बेस्ट एक्टर हूँ। तो हुनर पे कोई काम नहीं कर रहा है। कविताएं पढ़ी है? नहीं। शायरी पढ़ी है? नहीं। साहित्य पढ़ा है? नहीं। राजनीति के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। लेकिन सर मैं एक्टर बहुत अच्छा हूँ। हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो। और पढ़े लिखे से मेरा मतलब इंजीनियरिंग या साइंस ग्रेजुएशन या LLB से नहीं है। अगर आप देश, दुनिया, समाज के बारे में बहुत कड़क तरीके, आप किसी भी अच्छे एक्टर से बात कर लीजिए, नॉलेज होती है। किसी भी एक्टर से बात कर लीजिए, अच्छे एक्टर से, वो समझदार, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत जागरूक आदमी होता है। और फिर उसके बाद क्राफ्ट है, वो क्राफ्ट पे काम उतने डिटेल में बम्बई में नहीं हो रहा है, किसी भी मतलब ख़ास तौर पे एक्टिंग में तो नहीं हो रहा है। उसके बावजूद इतना टैलेंट भरा हुआ है, इतना टैलेंट भरा हुआ है कि अब जो कैरेक्टर एक्टर्स आते हैं, जो छोटे रोल में लोग आते हैं, वो मैजिक करके जाते हैं। करेक्ट। और मैं मतलब उनको हमेशा याद रखता हूँ, एक्टर्स आर नॉट डिवाइडिंग देयर डेज अप्रोप्रिएटली। तो उनका 80 से 95% टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढने में जा रहा है। मैं कह रहा हूँ वो 15 से 20% जाना चाहिए। 75% टाइम आपका अपने हुनर को इम्प्रूव करने में जाना चाहिए, ताकि जिस दिन वो आए अपॉर्चुनिटी, बात ही खत्म हो गई, मुझे रोल मत दे देना। उनका ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे रोल मत दे देना, दे दिया तो मेरी आदत पड़ जाएगी तुमको। मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं मनोज पावा को, कुमुद मिश्रा मैं को बोलने वाला था, आपको उनकी आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई, उनके बिना पिक्चर मुझ सेट पे नहीं होते तो मुझे इनसिक्योरिटी होने लगती है। आई रिमेंबर जब मैं आपकी कास्टिंग करने के लिए शुरू, आपने बोला ये 2 एक्टर के बारे में तू डिसीजन मत ले, बाकी तू कर ले। हाँ। ये आपने पहले ही मुझे बोल दिया था कि करे। हाँ। अभी हम बात करते हैं यादों का पिटारा। ये हमारा सेगमेंट है जहाँ मैं आप ही की फिल्मों के बारे में बात करूंगा, आपको पुरानी यादों की तरफ ले जाऊंगा, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। इतना सारा जो हम बड़ा सा शो बना रहे हैं, लेकिन हम एक बहुत कमाल की चीज़ कर रहे हैं, जो AI फोटो रिमास्टर के थ्रू हम आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाएंगे आप ही की, हमने उसको चेंज करके और इंटरेस्टिंग बना दिए। AI कर दिया तुमने? AI कुछ मैजिक कर दिए। ओके। देखो पिक्चर आपको दिखाता हूँ, ये देखो, कैन यू सी द डिफरेंस। ये सब AI फोटो रिमास्टर का कमाल है, जो कि गैलेक्सी बुक 4 से किया है। पहले कितना डिफरेंस था और अभी देखो, ये कम्प्लीटली चेंज कर दिया पूरे पिक्चर को। सीन याद है आपको? ये ऑफ कोर्स याद है। सीन नहीं याद है? क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या आप बिल्कुल कैसे लग रहे थे आप उससे अभी 50% दिख रहे हैं मुझे सामने बैठे हुए। जिम फिर भी जा रहा था मैं। ये ना, जब मैं इनको सीन सुनाता था ना, क्योंकि ये पंजाबी कैरेक्टर बनारस का, तो इनको मेरे मुंह से सुन के बड़ा अच्छा लगता था कि तू बोल के सुना। तो बोलते थे मुझे कि आप ना पढ़ के सुना दिया करो एक बार मुझे। तो मैंने कहा सर आप अगर मुझे देख रहे हो, मुझे पता है, तो मैं फिर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। जब मैं आपको सीन सुना रहा हूँ तो आप उसी में जो देखना है देख लो, बाकी मुझे नहीं आता, मैं कर नहीं सकता। तो ये मुझसे बहाने से खड़े होकर डिस्कशंस करते रहते थे। तो मुझे बाद में समझ में आया कि ये बार बार मुझसे ना बहाने से बुलवाते रहते थे डायलॉग। तो ऐसा कुछ इनकी बदमाशी चल रही होगी कि ये क्या लिखा क्या है आपने। तो ऐसे बुली भी थे ना,
हाँ जान तो मुझे पंजाबी बुली आदमी थे। ये समझ ही नहीं आ रहा लाइन का मतलब क्या है, ये कैसे बोलूंगा मैं? पढ़ के बोल के दो। तो मैंने कहा क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है इसमें कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता? तो बस ठीक है, ओके चलिए टेक करते हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता। मैंने कहा जी जी जी। तो वो बेसिकली उनका काम हो गया। कराएगी। ये पिक्चर याद है आपको? ये बिफोर एंड ये आफ्टर। ये AI फोटो रिमास्टर थे जो मैजिक किया, ये देखो। कैन यू सी द डिफरेंस? ये कौन है मेरे साथ? ये हम जीवन दुनिया है। में जी दुनिया जीवन का है। हम सबकी जिंदगी जिसे बोलते हैं ना, वो हमारी सबकी। मैं इतने कमाल के आदमी से पूरी जिंदगी में, तो मेरे मतलब 59 साल की लाइफ में मैं इतने कमाल के आदमी से नहीं मिला कभी। यार, वो उसके साथ में नहीं है। सो वेरी इज अ वेरी वेरी यूनिक ह्यूमन बीइंग। रिमेंबर दिस पिक्चर, ये मोमेंट। हाँ, अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। आपके ना इतने लुक चेंज हुए, आप देखो आपने बहुत सारे लुक बदले आपने। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मुकेश मुझे कभी कास्ट कर ले। तो वो हुआ मुझे, मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा, राइट मुझे दे दो कास्ट करने के। बिल्कुल नहीं करूँ, राइट दूंगा और बिल्कुल कास्ट नहीं होऊंगा, बिल्कुल एक्टिंग नहीं करूँगा, मुझे आती नहीं एक्टिंग। ये देखो, ये पिक्चर आपको याद है? इस साथ में कौन है? शौमिक। ये देखो, आप डिफरेंस देखो, ये रिमास्टर होने के बाद पहले, नाउ यू सी दैट चेंज। ये कौन सा फिल्म है, कौन सा सेट है, क्या है? थप्पड़ है। हाँ, बड़ा अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा कैमरा मैन है। ये जिसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये आपके दोस्त हैं जिनसे मुझे लगता है आपका अलग ही रिश्ता है। ये मूवमेंट आपको याद है? ये वो वाला सीन है जिसमें पंकज भाई राज से मिलने आते हैं और फिर वो चले जाते हैं, उसके बाद राज और भूमि के बीच में सीन है। मैंने कुछ जो मुश्किल सीन होते हैं, मैं पहले कभी, हम शूट कुछ और सीन कर रहे होंगे, बीच में वक्त मिल गया था तो मैं इन लोगों के साथ इस सीन पढ़ रहा था और बात कर रहा था कि कौन क्या सोच रहा है। भूमि के साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? यार बड़ी अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है। आपने यहाँ से डायरेक्टर भी काम किया था, प्रोड्यूसर भी काम किया है। हाँ, वेरी वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, वंडरफुल एक्ट्रेस, एंड आई डोंट थिंक द बिजनेस हैज स्टिल डन जस्टिस टू हर। करेक्ट, But but it's she not- deserve more, I feel. हाँ, इट्स नॉट लेट आइदर, तो वो हो जाएगा। ये देखो, ये मुझे लगता है कि ये डिफाइन करता है फिल्म को, ये पिक्चर। ये भीड़ की होगी, हाँ भीड़ की है। भीड़ ही आपके हाथ पर दिख रही है। हाँ, असिस्टेंट की भीड़। असिस्टेंट नहीं है, मेरे लेफ्ट साइड में 2 राइटर्स हैं, एक कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है मेरे लेफ्ट साइड में। हाँ, शायद वो सुशील पांडे खड़ा है। हाँ, और मैं बहुत गौर से कुछ देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो टेक चल रहा होगा, इतने गौर से मैं टेक ही देख सकता हूँ, ऐसा कुछ चल रहा होगा। ये देखो, ये मैंने आयुष्मान के साथ जाती कर दी थी यार इस पिक्चर में। अनेक में हाँ यू सिंह तो हाँ, मैंने फिल्म के साथ ही जाती कर दी थी। वो मेकिंग प्रोसेस के टाइम में नहीं नहीं नहीं, वो पिक्चर खराब नहीं है, मैं पिक्चर डिसऑन नहीं कर रहा हूँ। इट बिकेम टू पॉलिटिकल टू फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड और गेट एंगेज विद द स्टोरी। तो देर इज अ परसेंटेज ऑफ पीपल हु एंगेज विद द पॉलिटिक्स ऑफ द फिल्म, दे लव इट, but the rest of the audience, no, they are not supposed to understand so much politics. So the politics of the film is right, but it's too dense. नॉर्थ ईस्ट तो समाज ही समझ नहीं आता बाकी हिंदुस्तान को। फिर आप उसकी, और उसमें भी अलग अलग राज्यों की, अलग अलग ट्राइब्स की अलग अलग राजनीति है, उनका एक लंबा इतिहास है। तो मैंने क्या हुआ, मुझे लगा नॉर्थ ईस्ट में फिल्म बना रहा हूँ, तो मैंने इतना पढ़ डाला कि मैंने वो फिल्म को ओवरलोड कर दिया, तो इसलिए लोग फिल्म से इमोशनली जुड़ ही नहीं पाए। और वो मतलब व्हेन यू डू दैट टू एन एक्टर हु सक्सेसफुल, देन दैट्स व्हाई आई सेड कि ये मैंने इसके साथ जाती करी। अच्छा, वो इतना, जैसा मैंने बताया कि वो सबमिसिव एक्टर है, तो उसने अगर एक बार पिक्चर कर रहा है तो वो कर रहा है, एंड विद मी मोर सो। सिंसियर बच्चा मैं उसको बोलता हूँ, बहुत सिंसियर बच्चा, बहुत सिंसियर, बहुत हार्ड वर्किंग है। अब आपके जो रिसेंट, जैसे आप जो रिसेंट एक्टर आपका इंटरेक्शन आयुष्मान के साथ आर्टिकल में डिफरेंट तरीके से हुआ, राजकुमार के साथ आपका भीड़ में हुआ, ताप्ती के साथ आपका बैक टू बैक इतना अच्छा इंटरेक्शन था, इनके बीच में आप जो नए जनरेशन के लिए, इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दे ऑल्सो वेरी डिफरेंट। मैं भी देखता हूँ कि राजकुमार इज आउटस्टैंडिंग एक्टर, आयुष्मान इज ओन टेक इन एक्टिंग, ताप्ती का अलग ही एक स्टैंड है। आपका इनके साथ कैसा रहा इन फिल्मों के साथ, क्योंकि आपकी दुनिया चेंज हुई है, और सब इन सब उस नई दुनिया में ये एक्टर आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रहे। यार बहुत डेडिकेटेड लोग हैं, खून पी जाते हैं सवाल पूछ पूछ के। आयुष्मान खुराना का अलग
मेथड है। तापसी के साथ फिल्म कर रहे हैं तो वो हर चौथे पाँचवें दिन क्या कर रहे हो आप, मैं आ जाऊँ, तो आ जाओ, खाना खिलाओगे, हाँ, तो मुझे मालूम है अब आएगी मेरे सामने कुछ सवाल नोट्स बना के लाती है, फिर मुझसे पूछती है तो वो ऐसा क्यों कह रही है, तो उसको चले जाना चाहिए ना, तो जा क्यों नहीं रही, कमरे से बाहर क्यों नहीं चली जाती, इस तरह की बातें करती है, फिर चली जाती है। इनडायरेक्टली हाँ। फिर वो 15-20 दिन बाद फिर आ जाती है, खाना खिलाओ, फिर वो खाने की बड़ी शौकीन है, देख के नहीं लगता। तो आयुष्मान का भी मोरलेस ऐसा ही है, बट आयुष्मान और राजकुमार दोनों एक तरीके से बहुत सिमिलर एक्टर्स हैं, बहुत सबमिसिव हैं, कि दे हैव थिंग्स टू से बट सबमिसिव एक्टर्स हैं। और अभी पिछले दिनों तो इन्हीं लोगों के साथ काम किया है, इवन चिंटू जी भी, मतलब वो ऋषि कपूर हैं। करेक्ट। हाँ, मतलब जो आदमी 12 साल की उम्र में स्टार बन गया था, तो पैदाइश से स्टार थे। तो हाँ, पहला स्टार वो पहले ही होते हैं। राज कपूर के बेटे हैं आप, तो ऑलरेडी स्टार हैं आप। उसके बाद फिर आप मेरा नाम जोकर में आ जाते हैं, उसमें सारी दुनिया को आप इतने क्यूट लगते हैं। उसके बाद फिर आप प्रेम रोग में आते हैं, मतलब फिर बॉबी में आते हैं, फिर लेकिन उनका भी ये था कि जी अनुभव जी बताइए, तो मैंने उनको बहुत पटाया, मैंने कहा सर अनुभव जी मत बोला कीजिए आप, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो बोले आप मेरे डायरेक्टर हैं, मैं और क्या बोलूँ आपको। पहले सर बोलते थे, फिर पता नहीं क्यों फिर सिन्हा साहब बोलने लगे थे, तो सिन्हा साहब पे हमारी डील हो गई थी कि सिन्हा साहब बोलूँगा मैं आपको। मैंने कहा हाँ ये चलेगा सर। तो दे आर ऑल वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर्स, एक्सेप्ट आई मीन हार्ड वर्किंग कुमुद और मनोज भी होंगे, ये इनका पता नहीं चलता। एफर्टलेस काम, हाँ, हार्ड वर्क करने पर नहीं चलता। हाँ, जैसे ओमपुरी साहब को मैं डायरेक्टर बनने से पहले से जानता था, फिर उनको मैंने सीहॉक्स में कास्ट किया, तो 2-3 दिन मुझे ऐसा लगा कि इंटरेस्टेड ही नहीं है, मुझे लगा पैसे के लिए कर रहे हैं। तो मैंने उनको एक दिन बोल दिया, मैंने कहा मतलब चूंकि मेरा इतना रिश्ता था, मैंने बोल दिया, मैंने कहा सर आप मत करिए ये शो, आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप सिर्फ। तो बोले नहीं यार मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है तुम्हारे साथ काम करने में। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने फुटेज जाके देखा तो माइंड ब्लोइंग काम किया हुआ था, तो मुझे समझ में आया इस आदमी का पता ही नहीं चलता एक्टिंग कब हो रही है। तो ऐसे नॉर्मली घूमते रहते थे, फिर जाके कैमरे सामने खड़े आते थे और इमोशनल से इमोशनल शॉट माइंड ब्लोइंग करते थे। व्हाट डू यू सी इन एक्टर्स, मैंने जो कास्ट देखते हो कि आपको क्या दिखता है कि आप इनको कास्ट कर देते हो? यार एक्टर जो है ना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एज पर्सन, एज एन एक्टर। एज एन एक्टर जो है वो कैमरा और कैरेक्टर के बीच में नहीं आना चाहिए। जब एक्टर खड़ा हो कैमरे के सामने तो वो एक्चुअली तो कैरेक्टर, तो वो एक्टर ही है ना, एक्टर इज कैरिंग द कैरेक्टर बट ही हैज टू डिसॉल्व, ही हैज टू डिसअपियर, देन द कैरेक्टर बिकम्स द कैरेक्टर। तो जो अपने आप से कम मुब्तला लोग होते हैं वो लोग बड़े अच्छे एक्टर होते हैं। मुझे पता नहीं यार, इसको बहुत ज़्यादा मैं टेक्निकली आर्टिकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन आम तौर पे ऐसा हुआ है कि अगर एक एक्टर के साथ 10 मिनट, अच्छे एक्टर के साथ 10 मिनट बिता लिए तो पता चल जाता है अच्छा एक्टर है। और आपने जो भी थप्पड़ की जो टॉपिक आपने उठाया, जो चीज़ें आपने उठाई, ये भी आपको कहीं ना कहीं बॉदर तो करता होगा ना लाइफ में, उसी से तो चीज़ें आती होंगी आपके दिमाग में। यार दुनिया में ही, पर हिंदुस्तान में मैं अपने समाज की बात करता हूँ जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ, हमने औरतों के साथ बहुत ज़्यादती की है और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। वो थप्पड़ बनाने से कुछ हो नहीं गया, मुझे तारीफ मिल गई, 4 पैसे कमा लिए, लेकिन थप्पड़ बनाने से कुछ हो नहीं गया। और हम डेली बेसिस पे, और बड़े से बड़ा लिबरल और बड़े से बड़ा समझदार और पढ़ा लिखा आदमी औरतों के साथ ज्यादती कर रहा है। मैं थप्पड़ जैसी फिल्म बनाई है तो लोगों को लगता होगा कि बहुत महिलाओं को इक्वालिटी से देखता होगा, लेकिन मेरे डीएनए में है। तो मैं दिन में 10 बार खुद मिसोजिनी से लड़ता हूँ। बहनें आ जाती हैं तो उनको ऐसा, अरे क्या बना रही है जी, अरे क्यों बना रही है, तो उनको हमने बोल दिया बचपन से कि आप देवी हो, तो देवी बन जाती हैं वो, उनको लगता है कि हाँ अब तो मैं देवी हूँ, मुझे त्याग करने की ज़रूरत है, तो बेचारी त्याग ही करती रहती हैं अपनी माँओं के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, जनरली औरतों के साथ हम लोग अनफेयर है। तो ये आप मानते हो, ये तो है, सच है, सच है मेरे हिसाब से। इतनी सारी बात करी, एक बात जो मुझे लगता है जो मैंने सिर्फ लास्ट के लिए रखे थे वो ये कि पहला शो नेटफ्लिक्स में और ऐसा धमाका, हाउ यू फीलिंग? पता नहीं यार, वो 2 चक्रवातों के बीच में, वो एक में तो बहुत सारी मोहब्बत है और एक में बहुत सारा गोबर है।
तो मोहब्बत और गोबर के बीच में फंसा हुआ हूँ। डिड यू फील रिस्पॉन्सिबल इन द बिगिनिंग? नहीं, इतना अपने आप को सीरियसली लेता नहीं मैं। हाँ, एक फिल्म में बना रहे, पूरी मेहनत से बनाएंगे, पूरी श्रद्धा से, पूरे मतलब पहली बात तो मैं करूँगा ही नहीं अगर मुझे इश्क नहीं है तो इश्क था तभी तो किया। करेक्ट। उसके बाद फिर अब मेहनत बची है, सिंसियरिटी बची है, वो डालनी है। बाकी सृष्टि के अपने कायदे कानून है, वो सृष्टि कुछ कुछ करती रहती है। सृष्टि के भी बहुत डिस्ट्रक्टिव भी है, कंस्ट्रक्टिव भी है। इतने एक्टर के साथ एक फ्रेम में इतना सारा काम, ये तो मतलब किस्मत वाले डायरेक्टर मैं बोलता हूँ, ये तो लकी डायरेक्टर होता है जिसके एक रूम में इतने डायरेक्टर होते सही कह रहे हो, लक है वो एक मेरा तुम्हारा थॉट था कि ऐसा कुछ कर डालते हैं, वो हो भी गया, उनकी डेटें भी हो गई, सब कुछ हो वो गया। अफोर्ड भी हो गया, फिर वो सारे आके एक साथ कमरे में खड़े भी हो गए, वो बहुत सरियल फीलिंग थी। बट आफ्टर अ पॉइंट डायरेक्टर का ये होता है कि भाई आज 4 सीन करने हैं और अच्छे से करने हैं, फिर आप भूल जाते हैं कि ये क्या चल क्या रहा है। तो मैंने बोला है नेटफ्लिक्स को कि मुझे आप उसका पूरा, स्पेशली CMG का पूरा मेकिंग का फुटेज दे दीजिए, मैं उसको जीवन भर देखना चाहता हूँ। और ऐसे कभी मुकेश बुलाएगा तो वहाँ पे दिखा दूंगा कि देखे कैसे काम चल रहा था। मतलब उधर सारा श्रेय मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन नसीर भाई भी कैसे ऐसे कभी कभी नसीर भाई को ऐसे खाली पासिंग के लिए यूज़ कर लिया, वैसे ज़ोर से दूर से बोलते नसीर भाई जब कैमरा यहाँ पहुँचेगा ना आप उधर से ऐसे निकल जाएगा। तो वो भी उनको शॉट में, उनको पता नहीं था वो शॉट में है, जल्दी से उन्होंने अपना जैकेट वैकेट डाला, कहाँ से, यहाँ से, अच्छा ओके। और फिर अचानक शॉट ऐसा हुआ, पंकज कपूर का शॉट ले रहे, नसीर भाई फुर्र से पीछे से निकल गए और बोला, तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये नसीरुद्दीन शाह से बात कर रहे थे आप। तो अब मैं उसको ऐसे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब सृष्टि आपको ब्लेस करती है ना रह रह के, हर इंसान को टच हो गया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी भी ब्लेस नहीं करती, तो वो उस ब्लेसिंग का एक हिस्सा था, वो एक ब्लेसिंग थी, वो जो 1 हफ्ते की शूटिंग थी। अनुभव सर, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है अतरंगी यारी। मैं आपको कुछ फोटो दिखाऊंगा आपके दोस्तों के साथ, मुझे उनके बारे में आपसे कुछ सुनना है कि आप क्या बोलते हो। ये मेरी फेवरेट पिक्चर है, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी प्यारी पिक्चर है इसमें। हाँ, इसमें है बात कुछ, ये इसका रैप हो गया था, ये जा रहा था तो उसने कहा मुझे फोटो खिंचानी, मुझे फोटो खिंचानी है, मैंने कहा आजा। तो क्या बंदा है ये भी, हाँ यार, क्या मतलब अलग ही लेवल का है। और आई एम सो हैप्पी विद द सक्सेस दैट ही इज एंजॉयिंग राइट नाउ। ये देखो खाना आप तापसी ये दो। हाँ, ये ऑफिस का है, मुझे ये वन ऑफ दोज है कि सर मैं आ रही हूँ, क्या खिलाओगे, कितने बजे आ फिर जाऊँ। स्क्रिप्ट की बात कर ली। हाँ, फिर बीच में ऐसा खाने के पहले या खाने के बाद स्क्रिप्ट की बात हो जाती है। ये बहुत खाने की शौकीन है, दिखती लगती बिल्कुल हाँ, नहीं पता है। नहीं कहाँ जाता है इसका खाना। ये फोटो मुझे लगता है कि मुझे आपका पूरा गैंग दोस्ती डिफाइन करती है पिक्चर, मुझे ऐसा लगता है सारे आपके। हाँ, मेरे पास ऐसी बहुत सी हैं क्योंकि हम लोग अक्सर घर पे मिलते रहते हैं, मेरे घर पे लोग अक्सर खाने पे मैं इन लोगों को बुलाता रहता हूँ। ये इंतहाई आलसी लोग हैं सारे। अनुराग कश्यप तो आदमी अच्छा नहीं है, हंसल भी एक्चुअली ठीक ठाक ही आदमी है, केतन इज़ टू सीनियर टू ऑर्गेनाइज दिस, सुधीर भाई भी टू सीनियर टू ऑर्गेनाइज दिस, तो वो मुझे करना पड़ता है कि आ जाओ भाई खाना खाते हैं, फिर इनकी डिटेलें। पर ये इनकी अच्छी बात, अगर मतलब ये कश्यप की और हंसल की अच्छी बात ये है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि बोला कि संडे मिले खाना खाएं, हाँ बोल, और फिर सारे पहुंच जाते हैं, फिर हम लोग 2-3-4 घंटे खाना खाते हैं और हाउ ऊपर करते हैं। ये दोस्ती के बारे में बताओ कुछ, इतनी कहानियां सुनी मैंने, कितने कक्षों से ये सुनता आ रहा हूं। आदमी अच्छा नहीं है, ही इज़ नॉट अ गुड मैन। आप मुझे पता है आप सरकास्टिक हो रहे हो, ये क्योंकि ये आदमी तो आप ये मैं दो जानता हूँ 1989 से, ये- इसके हाथ की बनाई हुई रोटियां खाई हैं मैंने, तब जबकि 2 ही रोटी का आटा था, और ये मतलब कोई कहानी नहीं है, 2 ही रोटी का आटा था और एक उसने खानी थी, एक मैंने खानी थी, और ये उकड़ू बैठ के बेल बेल के 2 रोटियां बनाता था स्टोव पे, तब से जानता हूँ उसको। और हम लोग मिले ना मिले, काम करें ना करें, मतलब ये IC-814 देख के इसने मुझे 2 बार फ़ोन किए, दोनों फ़ोन 15-15 मिनट के थे। तो जब सेकंड टाइम आया तो मुझे लगा कुछ और अलग बात करेगा, पर वो इतना खुश था कि उसने सेकंड टाइम भी सेम बातें करी। तो जब फ़ोन रखा तो मैं सोच रहा था इसने कुछ नया तो बोला नहीं, तो फिर मुझे लगाया कि नहीं, पूरी खुशी कंटेन नहीं कर पाया था। एक कॉन्वर्सेशन में तो रात को फ़ोन आया, इसने 15-20 मिनट बात की, फिर अगले दिन सुबह इसका फ़ोन बजा वापस, तो मैंने कहा क्या हो गया, तो फिर उसने बहुत तारीफ़ की, और तारीफ़ से ज़्यादा खुशी कि बहुत खुश था कि मैंने अच्छा काम किया, जो मेरे साथ होता है। मतलब मनोज तो, मैं मनोज का फ़ैन भी हूँ, तो
मनोज जब भी अच्छा काम दिखता है उसका, तो मुझे ऐसा प्राउड फील होता है कि मैं इसको जानता हूँ। मनोज के साथ वो जो लिस्ट में मनोज का नाम चूंकि दोस्त है ना, वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। देखो लिस्ट में है। मनोज इज दैट एक्टर दैट यू वांट टू वर्क विद इन एवरी फिल्म। वो करता नहीं मेरी पिक्चर, उसका भी मुझे लॉजिक समझ में आता है, मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, तो ऑफर करता रहता हूँ फिल्म में उसको, मैं काम उसको ऑफर कर, इसमें नहीं किया था, भीड़ में किया था, ऐसे करता रहता हूँ, लेकिन वो बनेगा हम लोग की कुछ। आज ऐसे बोला ना कि पहले डिसाइड हो जाते हैं, 60 जब डिसाइड करेंगे। हाँ, वो कहता है, वो सब कुछ जब पूरी कास्टिंग कर लेता है तो फिर एक रोल के लिए मुझे फ़ोन करता है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Thank वेरी you. मच। ठीक है, अभी लास्ट एक फोटो ले लो आपके साथ।